जोर नगर में करम सिंह नाम का एक आदमी रहता था। उसका ट्रांसपोर्ट का काम था। वह बहुत ही घमंडी था। गांव से शहर की ओर आने जाने के लिए उसी की एकमात्र बस थी। वह उसे अपनी मर्जी से चलाता था। एक दिन कुछ गांव वाले जो बस का इंतजार कर रहे थे आपस में बात करने लगे। भैया जी, बस जल्दी चला लो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। भैया मुझे भी ऑफिस के लिए देर हो रही है, तुम जल्दी बस चला लो। हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, मुझे अपना चेकअप कराना है भाई, समय पर बस चला लो। यह सुनकर करम सिंह बोला, अभी मैं खाना खा कर आता हूँ, तभी बस चलेगी। जाना है तो इंतजार करो, वरना पैदल ही चले जाओ। सभी लोग मजबूर थे, उन्हें उसकी बात माननी पड़ती थी। एक दिन उसकी बस जब शहर में खड़ी थी, एक आदमी आया। भैया क्या यह बस तुम ही चलाते हो? हाँ, उस गांव में सिर्फ मेरी ही बस जाती है, तुम्हें जाना है तो तुम्हें इंतजार करना होगा। वह आदमी चुपचाप बस में बैठ गया और रास्ते में करम सिंह की हरकतों को देखता रहा। उस बस का कंडक्टर रामू भी अपनी मनमर्जी से पैसे लोगों से ले रहा था। इतने पैसे देने हैं तो दो, वरना बस से उतर जाओ। सभी लोग उनसे बहुत परेशान थे और आपस में बातें करते थे। अगर कोई और उस गांव में बस चला ले तो उसे करम सिंह से छुटकारा मिल जाए। भैया न जाने वो दिन कब आएगा। वह आदमी यह सब सुन रहा था। वह शहर से गांव आया और अगले दिन गांव से शहर वापस चला गया। कुछ दिनों बाद शहर के बस स्टैंड पर करम सिंह की बस के साथ एक नई बस खड़ी थी और उसमें कंडक्टर जोर नगर की आवाजें लगा रहा था और कह रहा था यह बस समय पर जाएगी और किराया भी कम लगेगा। जोर नगर, जोर नगर, जोर नगर, जोर नगर, आइए जोर नगर जाने वाले, यह बस समय पर जाएगी और किराया भी कम लगेगा। जोर नगर, जोर नगर, जल्दी बैठो जोर नगर वाले, जल्दी बैठो। सभी लोग उस बस में बैठ गए और बस समय पर चलकर गांव पहुंच गई और अगले दिन सुबह भी वह बस गांव से शहर समय पर आ गई। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे। आज मैं सही समय पर कॉलेज पहुंच गई हूँ। हाँ, मैं भी आज ऑफिस में समय पर पहुंच गया हूँ। यह देखकर करम सिंह को बहुत बुरा लगा और वह उस आदमी के पास गया। जब उसने देखा अरे इसका मालिक तो वही आदमी है जो उस दिन बस में आया था, तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। इसीलिए कहते हैं हमें सभी लोगों के समय की कदर करनी चाहिए। और करम सिंह ने भी यही किया। वह अपनी बस को समय पर चलाने लगा। गांव वालों को भी 2 बसें होने से फायदा मिला। जादुई चश्मा। रामू अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी का पुराना सामान, कबाड़ आदि खरीदने का काम था। वह लोगों से पुरानी चीजें खरीदते और उन्हें बेच देते थे। एक दिन उन्होंने रामू से कहा, अरे रामू, सारा दिन घर में बैठे बैठे क्या करता है? चल मेरे साथ चल आज। नहीं पिताजी, मुझे यह काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तो घर में बैठा बैठा क्या करेगा? तेरा तो पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। नहीं पिताजी, देखना एक दिन मैं कुछ ऐसा करूँगा कि बिना मेहनत के ही अधिक पैसे कमा लूँगा। लेकिन रामू के पिता उसे जिद करके अपने साथ ले जाते हैं। कबाड़ी वाले, पुराना सामान दे दो। कबाड़ी वाले, टीन टप्पर अखबार वाले। वह दोनों आवाज लगाकर लोगों से पुराना सामान लेते हैं। तभी एक औरत उन्हें आवाज लगाती है, अरे भाई कबाड़ी वाले, इधर आना, जरा कुछ पुराना सामान है, इसे ले जाओ। वह दोनों उसके घर जाकर पुराना सामान ले लेते हैं। तभी उस पुराने सामान में रामू की नजर एक चश्मे पर पड़ती है जो कि एक कोने में पड़ा था। रामू की उससे पूछता है, अम्मा जी क्या है चश्मा भी बेचने के लिए रखा है? हाँ, ले जाओ, पुराना सा कोने में पड़ा रहता है। रामू उस चश्मे को उठाकर अपने पास रख लेता है। वह दोनों अपने घर आ जाते हैं और अगले दिन रामू वह चश्मा पहनकर खेलने के लिए चला जाता है। तभी अचानक रामू चश्मा पहनकर एक ऑटो वाले को देखता है। उसके कान में फिर से आवाज आती है, अभी इस ऑटो का एक्सीडेंट हो जाएगा, अभी इस ऑटो का एक्सीडेंट हो जाएगा। वह जाकर ऑटो वाले को बोलता है, भैया तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तुम उधर मत जाओ। ठीक है, मेरे ऑटो में बैठो, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलूंगा। अगर एक्सीडेंट होने वाला होगा तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, नहीं तो। वह वैसा ही करता है और उनका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। ऑटो वाला रामू को पैसे देता है। यह लो बेटा, आज तुमने मेरी जान बचाई है। वह समझ चुका था कि इस चश्मे में जादुई ताकत है और वह लोगों को उनका भविष्य बताकर उनसे पैसे ले लेता था।
देखते ही देखते उसके पास काफी पैसे हो गए थे। देखो पिताजी, मैंने इतना पैसा कमाया है, वह भी बिना मेहनत के। उसके पिताजी उससे पूछते हैं तो वह उनको सारी बात बता देता है। बेटा यह गलत है, लोगों को डराकर उनसे पैसे लेना गलत बात है। पर रामू वहाँ से हंसता हुआ चला जाता है। एक दिन वह चश्मा पहनकर शीशे में अपनी शक्ल देखता है तो उसके कानों में आवाज आती है, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो, तुम थोड़ी देर में मरने वाले हो, बाहर मत निकलो, बाहर मत निकलो। और रामू डर जाता है। वह अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और भगवान को याद करने लगता है। हे भगवान मुझे बचा लो, मैं आज के बाद किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगा। तभी उसकी माँ उसको समझाती है, अरे बेटा, इस चश्मे को जला दो। आज तक जितना पैसा तुमने लोगों से लिया है उसको भगवान के मंदिर में चढ़ा दो। रामू ने वैसा ही किया और वह सुख से रहने लगा। इसीलिए कहते हैं, मेहनत से कमाया हुआ धन ही असली धन होता है। गहना चोर। आंगनपुर गांव में रामपाल अपने परिवार के साथ रहता था। वह एक कंपनी में सेल्स का काम करता था। उसे अपने काम के सिलसिले में गांव-गांव, शहर-शहर घूमना पड़ता था। उसकी बीवी सुधा बहुत ही सीधी थी। एक दिन रामपाल ने अपनी बीवी से कहा, सुधा, मैं कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम पीछे से ध्यान से रहना। तुम फिक्र मत करो जी, मैं और पिंकी पीछे से आराम से रहेंगे। क्यों बेटा पिंकी? हाँ मामा। अगले दिन सुबह रामपाल अपने काम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे उसका पड़ोसी वीरपाल मिलता है। अरे भाई रामपाल, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे वीरपाल, कैसे हो? मैं काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहा हूँ, तुम पीछे से जरा ध्यान रखना। हाँ हाँ, तुम निश्चिंत होकर जाओ, मैं हूँ ना यहाँ पर। और रामपाल बस पकड़कर अपने काम के लिए चला जाता है। उस दिन दोपहर को जब सुधा घर में काम कर रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई आता है। कहिए भाई साहब, क्या काम है? नमस्कार बहन जी, मेरा नाम महेश है और मैं कंपनी की तरफ से आया हूँ। हमारी कंपनी सोना चमकाने वाला एक पाउडर बनाती है, उससे आपके पुराने गहने भी नए गहनों की तरह चमकने लगेंगे। यह सुनते ही सुधा सोचने लगती है, वैसे भी तो मेरे गहने काफी फीके पड़ चुके हैं। भाई साहब, इस काम में कितने पैसे देने होंगे? अरे बहन जी, कंपनी के प्रचार के लिए हम यह काम मुफ्त में कर रहे हैं और हम आपके गहने भी कहीं नहीं लेकर जा रहे। सुधा उस आदमी की बातों में आ जाती है और अंदर से अपना सोने का हार और बाकी गहने लाकर उसे दे देती है। आदमी उन गहनों पर पाउडर लगाने लगता है और सुधा से कहता है, बहन जी, एक गिलास पीने को पानी मिलेगा? हाँ हाँ भैया, अभी लाती हूँ। जब सुधा पानी लेकर आती है तब वह गहनों को कपड़े से साफ कर कर कहता है, आप इन्हें इसी कपड़े में बंद रखिए, मैं कल फिर आऊंगा, कल इनकी चमक सही हो जाएगी। वीरपाल अपने घर से खड़ा खड़ा यह सब देख रहा होता है और वह वहां आकर सुधा से पूछता है, नमस्कार सुधा बहन, यह आदमी कौन था? सुधा उसे सारी बात बताती है। बहन जी, जब यह सुबह आए तो आप मुझे बुला लेना। अगले दिन सुबह वह आदमी महेश सुधा के घर आता है। बहन जी, लाइए वह गहने, आज मैं उन्हें पूरी तरह चमका दूंगा। सुधा सभी गहने लाकर देती है और वीरपाल अंदर छिपा हुआ सब देख रहा था। बहन जी, एक गिलास पानी पिला दीजिए। जैसे ही सुधा अंदर पानी लाने जाती है, महेश बिल्कुल वैसे ही नकली गहने अपने बैग से निकालकर बाहर रख देता है और असली गहने अपने बैग में डाल देता है। तभी वीरपाल निकल कर आते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और सुधा पुलिस को फोन कर बुला लेती है। पुलिस चोर को पकड़कर ले जाती है। इस तरह वीरपाल की चतुराई से रामपाल के गहने चोरी होने से बच जाते हैं। सीख, एक अच्छा और सच्चा पड़ोसी हमेशा ही हमारे काम आता है। दयालु रिक्शा वाला। अमुक शहर में पारस नाम का एक रिक्शा वाला था। वह रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत ही आलसी और सुस्त था। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, अजी, सोते ही रहोगे या काम पर भी जाओगे? हाँ हाँ, जाता हूँ, मेरे बिना कौन सा पूरा शहर रुका हुआ है। यह कहकर वह रिक्शा लेकर बाहर निकल पड़ा और उसने रिक्शा स्टैंड पर अपना रिक्शा खड़ा कर दिया। लेकिन वह हमेशा की तरह अपने रिक्शे पर सोया ही रहता
और अगर कोई सवारी आती तो? अरे भैया, बाजार तक चलोगे? नहीं नहीं, रिक्शा खाली नहीं है। अरे मगर खाली ही तो है। तुम देख नहीं रहे, मैं इसमें सो रहा हूँ। जाओ कोई दूसरा रिक्शा देख लो। ऐसा कहकर वह काफी सवारियों को भगा देता और एक आध को ही लेकर चलता। लेकिन अपनी इस आदत के अलावा वह एक अच्छे दिल का इंसान भी था। अगर वह किसी को घायल या किसी को बीमार अवस्था में देखता तो उसे तुरंत रिक्शा में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाता। उस समय वह इतनी तेज रिक्शा चलाता कि मानो रिक्शा उड़ रहा हो। एक दिन जब वो रिक्शा स्टैंड पर बैठा हुआ था, तभी अचानक चौराहे पर एक कार और एक जीप की टक्कर हो गई। कार वाला आदमी काफी घायल हो गया था। पारस भागकर अपना रिक्शा लेकर गया और उसने तुरंत उस आदमी को अपने रिक्शे में बिठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर पूछा, हमें इसके लिए खून चाहिए, आप मेरा खून ले लीजिए। और पारस ने अपना खून देकर उस आदमी की जान बचाई और चुपचाप वहां से अपना रिक्शा लेकर चला गया। काफी दिन बीत गए। वह अपनी आदत अनुसार रिक्शा स्टैंड पर सोया हुआ था। तभी एक बड़ी गाड़ी आकर उसके पास रुकी। उसमें से एक आदमी उसके पास आया। अरे रिक्शे वाले भैया उठो, रिक्शा खाली नहीं है, जाओ यहाँ से। भैया मुझे तुम्हारा रिक्शा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हें लेकर जाना है, सेठ जी ने तुम्हें याद किया है। अरे कौन से सेठ जी भाई, तुम चलो तो सही। पारस उसके साथ बैठकर चला गया। जब वह सेठ जी के पास पहुंचा तो उसने देखा यह वही आदमी है जिसकी उसने जान बचाई थी। भैया तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम मुझे समय पर हॉस्पिटल न पहुंचाते तो शायद मैं आज जीवित न होता। मैं तुम्हें खुशी से इनाम देना चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं सेठ जी, यह तो मेरा कर्तव्य है। नहीं, अगर तुम यह रख लोगे तो मुझे खुशी होगी। सेठ जी ने उसे एक नई टैक्सी इनाम में दी और पारस ने टैक्सी चलाना शुरू कर दिया। लेकिन वह लोगों की मदद हमेशा करता रहा। इसीलिए कहते हैं, अच्छे काम का फल अच्छा ही मिलता है। Please subscribe.